नेक्स्ट, अगर हम लोग ध्यान देते हैं, अगर हम लोग ये लिखते हैं क्या होता है, सपोज एक कोई ऑब्जेक्ट है, हाँ, और इस पे बहुत सारे फोर्सेस आपने लगा दिए, F1 लगा दिया, F2 लगा दिया, F3 लगा दिया, हाँ जी, तो ये जाएगा तो कहीं किसी एक ही डायरेक्शन में, किधर भी जाए। एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट मास हम मानते हैं, पॉइंट मास है ना, बिल्कुल पॉइंट मास के लिए। तो भी क्या करता है कि आप ऐसा लिख दीजिए F1 प्लस F2 प्लस F3, हाँ जी, इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यस, बिल्कुल। नाउ आप लिख सकते हो F नेट जो आएगा वही एक्सेलरेशन होगा, हाँ, या आप इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल वेक्टर सम करने आना चाहिए। समझ रहे हैं? देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है ना, ठीक है ना, वो इतना ही बोलता है कि जो नेट फोर्स आएगा वो सभी का वेक्टर सम होगा। लिख सकते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, द नेट फोर्स on an object is vector sum of all the forces act on it। हाँ जी, ये बिल्कुल आप वेक्टरली सम कर दीजिए, और मास एंड नेट एक्सेलरेशन जिधर, इस तरीके से। नाउ अब बात करोगे, एक्स वाला जोड़ोगे एक्स वाला एक्सेलरेशन बता देगा, वाई वाला जोड़ोगे वाई वाला बता देगा। इसके ऐसा भी लिख सकते हैं, F1 का x, F2 का x, F3 का x, हाँ जी, तो वो मास और x वाला एक्सेलरेशन बता देगा किसी भी डायरेक्शन में, जैसा हमने यहां पर लिख रखा है। जो एक के लिए लिखा था वो सारे ऐड कर दीजिए, y में भी और आगे भी। नाउ नेक्स्ट देखिए, अब बात आती है हम इसको मैथमेटिकली अप्लाई करें, हाँ, और देखा जाए। जैसे लिखते हैं, एक मैं क्वेश्चन भी सिंपल सा लिखता हूं, और हम इसके एप्लीकेशन की भी बात करेंगे। यस, देखिए an object of mass m is released under gravity, then find its acceleration। देखिए ये सब कुछ ज़्यादा नहीं है, हमें कुछ और बात करना है या समझाना है, हम इसलिए लिखना चाह रहे हैं आपको। क्या, एक ऑब्जेक्ट को ऐसे ही हमने छोड़ दिया,
तो देखो इस पर जो फोर्स लग रहा है ये अर्थ है। तो आप जानते हैं कि mg लग रहा है, बिल्कुल लगेगा, और mg लग रहा है, ये है आपका एक्सटर्नल फोर्स, बिल्कुल एक्सटर्नल फोर्स है। हाँ, नाउ नेग्लेक्टिंग क्या, एयर रेजिस्टेंस, ये सब हम हटा देते हैं तब ये लगेगा, अदरवाइज हवा वगैरह ये सब भी लगता है, बिल्कुल। नाउ तो फोर्स ये लग रहा है उस ऑब्जेक्ट पर, इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं मानते, तो हम न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर लिखेंगे तो एक्सेलरेशन भी इधर ही होना चाहिए। एंड एज पर द न्यूटन्स लॉ हम फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन, और फोर्स जो है वही mg है और मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड दैट इज द रीजन कि a को हम लोग g बोलते हैं। हाँ जी, बॉडी विल फ्री फॉल विथ एक्सेलरेशन g। हाँ जी, a की वैल्यू g और वो किधर, डाउनवर्ड, इससे आता है। हाँ, नाउ थोड़ा सा अगर आप बात करोगे तो अगर कोई ऐसा आदमी जो कि इधर ही जा रहा है और वो भी ए से, तो उसके लिए तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, मैं बात को आगे ले जा रहा हूं। अगर कोई ऑब्जर्वर है और वो भी इधर जा रहा है, तो अब तो बॉडी का एक्सेलरेशन तो आपका, हाँ मैन एम अगर मान ले, या ऑब्जर्वर को, मैन को वो मान लेते हैं, चलिए एम ही लिखते हैं, कोई बात नहीं, कैपिटल एम, या इसको ऐसा करते हैं, इसको हम लोग ए लिखें, हो गया, ये काम हो गया आपका। इसको अगर ए लिखते हैं और मैन को हम लोग बी लिखते हैं, ये भी इधर ही जा रहा है नीचे। तो अगर आप बात करोगे तो मैन के रेस्पेक्ट में तो इसका एक्सेलरेशन तो ए का फिर आ जाएगा 0। हाँ जी, बिल्कुल, ये आपका काम हो चुका है। मैं आपको एक बात जो बता रहा हूं कि एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, तो अगर आप लिखेंगे तो वो भी ए है और वो भी ए है, तो मिला के तो ये तो 0 हो गया। हाँ जी, बट फोर्स तो इसको देखने से, हाँ, ग्रेविटी का जो फोर्स है, मैन देखे या ना देखे, हाँ जी, मान लीजिए आप दौड़ते हुए इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो क्या ये फोर्स गायब हो जाएगा? नहीं, लेकिन ये दिख रहा है कि एक्सेलरेशन तो 0 हो जा रहा है। और अगर अब आप लिखेंगे कि फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो दिक्कत आ जाएगा। अब आप फोर्स लिखोगे ग्रेविटी का मास इनटू एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू किसके? बी। तो अब तो ये तो 0 है, जो कि ये तो गड़बड़ा रहा है, तो ये अब आपका गड़बड़ होने लगता है। हाँ जी, विथ रेस्पेक्ट टू किसके? मैन या ऑब्जर्वर लिख रहे हैं। हाँ जी, देखो ये पार्ट जो है ना, ये थोड़ा गड़बड़ है और हम लोग आते हैं क्या, देखिए एक चीज होता है, उसको बोलते हैं, लिख लेते हैं, समझ में आएगा। ये बात ही नहीं करनी हमको, हाँ, नीचे वाला बात नहीं करना है, रेड वाला बात ही नहीं करना है, ये ठीक है क्या? देखिए, बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लिखते हैं। पहले तो ये लिख लीजिए, रेफरेंस फ्रेम।
देखिए रेफरेंस फ्रेम और कुछ नहीं होता, जो हम लोग एक्स वाई एंड जेड जो लिखते हैं यही सब हमारा होता है ओरिजिन, है ना। यही हमारा रेफरेंस है, बिल्कुल ठीक है ना। कहीं से भी कोई किसी चीज का मेजर बता रहे हैं, उसका रेफरेंस लेना ही रेफरेंस फ्रेम है ना। एक्स वाई जेड जो होता है हम इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, एक और होता है पोलर कोऑर्डिनेट, समझ रहे हैं, ठीक है ना। ये बात होती है ना। बोर्ड पर ओरिजिन, हाँ, या अगर रियलिटी में जाएंगे तो हम लेते हैं इस चीज को अर्थ, समझ रहे हैं। ये बोर्ड पर ओरिजिन और पेपर पर ओरिजिन और ऐसे इन जनरल अर्थ, हाँ ना। रेफरेंस फ्रेम कहीं से, अब आप इससे यहां दिखाना शुरू कर दीजिए। एनीवे, बात आता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देखते हैं। देखिए क्या है ना, ऐसे बोलोगे तो सीधा सीधा बोला जाता है कि जो फ्रेम में ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, एन अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस is known as inertial frame of reference। हाँ जी, अनएक्सेलरेटेड होना चाहिए। अब देखिए बात ऐसा है ना कि अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देखिए ये एक्सेलरेटेड है और इसीलिए ये गलत हो रहा था, समझ रहे हैं। एक्सेलरेटेड है तो मैन के रेस्पेक्ट में बोल रहा है कि ये तभी चलेगा जब ये इनर्शियल यानी कि अनएक्सेलरेटेड हो। अब आइए थोड़ा सा डिटेल इसका ये है कि देखो एक्सेलरेशन तो आपका रिलेटिव टर्म है, इज अ रिलेटिव टर्म, बिल्कुल मोशन ही होता है सारा, तो इट्स ऑलवेज नहीं होता है कि रेफरेंस पे डिपेंड करेगा, हाँ, और हम उसी को ढूंढ रहे हैं तो कंफ्यूजन बना रहेगा। देखिए अगर आप बात करोगे ना क्या कि अर्थ को, या हम लोग खड़े हैं, देखिए अगर हम लोग बात करें अर्थ को या हम खड़े हैं तो हम बोल रहे हैं कि हम एक्सेलरेटेड नहीं हैं, हाँ, कैसे, आप अपने को ही देख के बोल रहे हैं। इसी तरीके से जो आदमी कार में बैठा है और जा रहा है वो भी तो अपने आप में तो कहीं हिला ही नहीं है। कई बार आप इस चीज़ को बढ़िया से महसूस करेंगे, आप ट्रेन में ना सो रहे हैं ना और उठिएगा तो नहीं होता है, पूछते हैं कि कहाँ पहुँचे हैं, क्यों, क्योंकि आपके आसपास कुछ चेंज ही नहीं हुआ है, समझ में ही नहीं आता कि हम कहाँ गए हैं। हाँ जी, बात ऐसा है कि देखिए ये सब जो चीज़ें होती है वो हम अपने सराउंडिंग या हम बोले कि चेक करते हैं रेफरेंस फ्रेम। अगर आप खड़े हैं अर्थ पर और बोल रहे हैं कि हम एक्सेलरेटेड नहीं हैं, तो आप तो अपने रेस्पेक्ट या जो खड़े हैं उनके रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं। अगर अर्थ को बाहर से देखा जाए, मून से, अदर प्लैनेट से, या नहीं होता है कि कहीं अदर स्पेस से, तो अर्थ का पता है और गड़बड़ हालत है। गड़बड़ मतलब वो तो ऐसे भी गोल, हाँ, और फिर रोटेट भी करता है, रिवॉल्व भी करता है और रोटेट भी करता है, पता है, दो दो एक्सेलरेशन होते हैं, हाँ। एंड इस तरीके से अर्थ भी आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। नाउ बात ऐसा है ना कि ये एक आइडियल कॉन्सेप्ट है, सीधा सीधा, एंड
हमारा ऐसा कोई पूरे यूनिवर्स में ऐसा कोई जगह मान ले जहां पर कि कुछ चीज हिल ही नहीं रहा है। तो अगेन जो हिल नहीं रहा है या अनएक्सेलरेटेड है बात होता है, ये सब होता है कहां से देख रहे हैं। अब जहां से आप देख रहे हैं, आप अर्थ से देख रहे हैं, वही चीज दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है। हाँ, एब्सोल्यूट वे में इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन करना या बोलिए कि नहीं है। तो हम इस चीज को और काम करते हैं क्या, देखिए देयर इज नो inertial frame of reference as acceleration is a relative term। हाँ, हमेशा किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में ही बोला जाता है। नाउ and hence earth is also a non-inertial, ऐसे बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बिल्कुल। एंड क्या, न्यूटन्स लॉ, हाँ जी, इज वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। न्यूटन्स के जो भी लॉ हम पढ़ते हैं वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड है, और पता चला है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो कुछ है ही नहीं। तो इनफैक्ट हम न्यूटन्स लॉ अब आगे नहीं पढ़ पाएंगे, या बोलिए कि सही नहीं पढ़ पाएंगे। नाउ अब इस चीज को हम थोड़ा सा टेक्निकली बोल लीजिए, साइंटिफिकली बोल लीजिए, मैथमेटिकली करेक्ट करते हैं और हम लोग पढ़ाई करते हैं। क्या क्या, देखिए रेफरेंस फ्रेम is said to be inertial if its acceleration is 0 in the reference frame in the reference frame when net force on it is 0। क्या बोला जा रहा है ना, देखो ए रेफरेंस फ्रेम को हम इनर्शियल बोल देंगे कब, जब इसका एक्सेलरेशन जो है वो 0 हो, समझ रहे हैं, 0 हो इन द रेफरेंस फ्रेम व्हेन नेट फोर्स ऑन इट इज 0। देखिए थोड़ा उल्टा बोला जा रहा है, अब हम एक्सेलरेशन पर नहीं जा रहे हैं, हम क्या जा रहे हैं, फोर्स पर। या इसको देखिए, और करके हम लोग लिखें तो लिखते हैं if net force on an object is
0 0 and the reference frame in which the acceleration of object is 0 is said to be inertial. बिल्कुल, देखिए बातों को थोड़ा घुमाया गया है। क्या बोल रहे हैं ना कि अगर आपका एफ नेट 0 है तो बोल रहा है कि जब जहां जहां पर एक्सेलरेशन आपका 0 आएगा, जहां जहां से आप देखेंगे, हाँ, वो सारे इनर्शियल हो गए। इज इनर्शियल। देखिए फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन जहां जहां पर 0 दिखेगा वो सबको हम बोल देंगे क्या? इनर्शियल। जैसे देखते हैं, हाँ, इसी चीज को हम लोग इस तरीके से लिखें, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अगर हम लोग एक ब्लॉक को रख देते हैं, हाँ ऐसा, और अगर आप लिखेंगे कि फाइंड नॉर्मल या जो भी पूछा जाए, राइट, फाइंड द नॉर्मल, तो देखो अगर आप इस चीज में जाएंगे तो अभी क्या है कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके एक बार लिखेंगे तो ये mg आएगा, ये नॉर्मल आएगा। एक्सेलरेशन 0 है बट ये है विथ रेस्पेक्ट टू किसके? ग्राउंड नहीं है, रखा हुआ है। तो बोल रहा है क्या कि इस पर नेट फोर्स तो 0 है, एज, हाँ, नॉर्मल ऊपर प्लस ऐसे लिखना तो चाहिए, मिला के 0, तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ, तो बात ऐसा है कि n को ये लिखोगे तो ये m माइनस में g लिखिएगा, n को अपवर्ड है तो मास और एक्सेलरेशन कितना? 0। हाँ जी बिल्कुल। तो अगर आप लिखेंगे n माइनस एम जी इक्वल्स टू 0 और n की वैल्यू mg, देखिए ये जो आता है ये एक स्पेशल केस है। हाँ जी, नाउ अगर मैं बोल रहा हूं इसी ऑब्जेक्ट को कोई दौड़ते हुए या लिफ्ट में जाते हुए देखेगा ना, हाँ, और ये जा रहा है इधर, तो ये फिर नॉन इनर्शियल हो जाएगा। बिल्कुल, फिर उसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं आएगा। समझ रहे हैं? उसको कैसे करना होता है अलग बात है, बट ये अगर हम लोग b मान ले तो विथ रेस्पेक्ट टू b जो है, हाँ, ये नहीं लिखेंगे या हम बोल लीजिए कि ये नॉन इनर्शियल है, एज एक्सेलरेटेड है। हाँ जी बिल्कुल। ना देखिए होता क्या है ना, हम लोग क्या करें हैं कि ग्राउंड को ना मिला जुला के हमने इनर्शियल बना दिया, समझ रहे हैं, और हम आगे का जो भी डिस्कशन है वो इसी से करेंगे भी। बिल्कुल,
ग्राउंड को हम लोग इनर्शियल अब मानेंगे और सॉल्व करेंगे, राइट। नाउ हम लोग आते हैं डिफरेंट सिचुएशंस को कि कैसे लिखा जाएगा। ओके, नेक्स्ट